हेलो क्लास 12th। तो आज हम फैराडे के सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थों का द्रव्यमान उनके विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके जो इक्विवेलेंट मास है, उनका जो तुल्यांकी भार है, उसके समानुपाती होता है। तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है ना। तो जब दो या दो से अधिक सेल, जैसे मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूं, हमारे पास दो सेल है मान के चलते हैं। ये हमारा एक वैद्युत अपघटनी सेल है, ठीक, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं। ऐसे ही ये हमारा दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल है जिसमें दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक। अब हम करते क्या है, इन इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक, और एक बैटरी से इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बैटरी का धन सिरा, ये बैटरी का ऋण सिरा। हमने एक दो सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। पहले सेल में हम मान के चल रहे हैं, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भरा, और जो दूसरा सेल है इसमें हम मान के चल रहे हैं कि हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भर दिया। तो यहाँ जो पदार्थ एकत्रित होगा वो सिल्वर होगा, यहाँ जो पदार्थ एकत्रित होगा वो कॉपर होगा। तो ये नियम कहता है कि कॉपर का एकत्रित द्रव्यमान डिवाइडेड बाय Ag का एकत्रित द्रव्यमान बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय सिल्वर का तुल्यांकी भार। यानी जो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो उसके तुल्यांकी भार के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है ना। कि यदि हम दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा तो समान होगी, क्योंकि हमें पता है श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें विद्युत धारा समान होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी समान है और हम समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ का द्रव्यमान एकत्रित होगा वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए अब इसको हम डेरिवेट करते हैं, इसको हम डेरिवेट करेंगे, ठीक। हम मान के चल रहे हैं कि प्रथम इलेक्ट्रोड पर एकत्रित द्रव्यमान बराबर हमारा W1 है, और द्वितीय इलेक्ट्रोड पर एकत्रित द्रव्यमान हमारा हो गया W2। तो ये हमारा जो नियम है वो कहता है कि W1/W2 है ना, यानी प्रथम इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का भार बट्टे द्वितीय इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का भार बराबर प्रथम पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान डिवाइडेड बाय द्वितीय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे फैराडे के प्रथम नियम की सहायता से, है ना। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता था कि W प्रोपोर्शनल टू Q। ये तो था कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित आवेश और जो भार है एकत्रित द्रव्यमान वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो W = Z × Q हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि धारा समान है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W = Z × I ×
टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि Q बराबर क्या होता है I इंटू टी लिख सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, अब हम पहले इलेक्ट्रोड के लिए लेते हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भार कितना है W1, उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या हो जाएगा Z1। अब क्योंकि धारा समान है तो धारा I और T समय भी समान है, ये तो पहले के लिए हो गया। ठीक, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z2 इंटू I इंटू टी। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z1 IT अपॉन Z2 IT। IT से IT कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका Z1 अपॉन Z2। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि जब हमने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या लिखा था, आपको अगर याद है तो, चूंकि Z बराबर होता है E अपॉन 96,500, ये हमने कल कैलकुलेट किया था, ये डेरिवेट किया था हमने, Z बराबर E अपॉन 96,500। अब क्या हो जाएगा देखिए, हम Z1 और Z2 की जगह पर इसी को रख देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हुई W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, अब Z1 की जगह पर हम E1 अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं ना ऐसे, Z1 बराबर क्या हो जाएगा E1 अपॉन 96,500। ऐसे ही Z2 बराबर क्या हो जाएगा E2 अपॉन 96,500। तो ये वैल्यू हम रख लेते हैं। हम Z1 की जगह क्या रखते हैं E1 अपॉन 96,500 डिवाइडेड बाय Z2 था, तो यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी 96,500 डिवाइडेड बाय E2। 96,500 से 96,500 कैंसिल हो गया, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये हमने प्रूव कर दिया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि W1 किस पर निर्भर कर रहा है, E1 पे, कह सकते हैं ना। तो W1 प्रोपोर्शनल टू E1 और W2 प्रोपोर्शनल टू E2, है ना, कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का जो भार होता है वो उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम था। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम एकत्रित करने हेतु कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको पिछले टॉपिक में जब हमने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा था वहां पर इसके बारे में बात की है। अब अभिक्रिया क्या है, देखिए हमारी अभिक्रिया है Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये बना क्या Al, ठीक हो गया ना। अब देखिए यहां पर मैंने पिछली बार ही बताया था कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि कितने मोल हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल एल्यूमिनियम दे रहे हैं, 1 मोल, है ना। 3, अगर हम आवेश की बात करें तो हमें पता है 1 मोल पर कितना आवेश होता है 96,500 कूलाम, लेकिन यहाँ पर 3 मोल है तो मल्टीप्लाइड बाई 3। कितने मोल एल्यूमिनियम दे रहे हैं, एक मोल एल्यूमिनियम का भार 27 ग्राम, जो कि उसका क्या होता है परमाणु भार। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए हम कहेंगे 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। कितने आवेश से प्राप्त होता है, 3 गुणा 96,500 कूलाम से। इतने कूलाम से तो मिल रहा है 27 ग्राम एल्यूमिनियम, कितने कूलाम आवेश से मिल रहा है, 3 गुणा 96,500 कूलाम से। इसलिए हम कितने ग्राम पे निकालेंगे, हमको पूछा कितने पर गया है 40.5 ग्राम, तो हम कहेंगे 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा, 3 गुणा 96,500 डिवाइडेड बाई 27 गुणा 40.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4.342 इंटू 10⁵ कूलाम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इसमें क्या करना है कि केवल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वो देखना है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं और कितने मोल एल्यूमिनियम मिल रहे हैं, बस। आपको पता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं और 1 मोल मिल रहा है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता है और 1 मोल पदार्थ का भार हमको पता है। तो हम क्या कहेंगे, 27 ग्राम इतने से मिल रहा है तो 40.5 ग्राम कितने से प्राप्त होगा।
तो अगला प्रश्न है कि 1 मोल MnO4 1 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में बदलने हेतु कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आपको कोई अभिक्रिया नहीं दी है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए MnO4 1 नेगेटिव है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, Mn2 पॉजिटिव में। तो आपको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे या त्यागे जाएंगे वो आपको नहीं पता। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखिए पूरी अभिक्रिया लिखने के बजाय सबसे बेसिक तरीका क्या है, आप इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो, ठीक है ना। इस पर 2 इकाई धनावेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई ना। यहां पर अगर आप निकालोगे तो इसकी x है, इसकी 4 दूनी 8, x माइनस 8 बराबर -1 है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा। तो यहां कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, 7। कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, 7 +7 से कितने में आ रही है, 2 में, यानी ऑक्सीकरण संख्या +7 से घट रही है और कितने में पहुंच रही है, +2 में। क्या हो रहा है यहां पर, जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है, अपचयन, यानी यहां पर अपचयन हो रहा है। ये जब मैंने चैप्टर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, जब घटती है तो अपचयन होता है। तो यहां पर अपचयन हो रहा है। अब 7 से 2 में आ रही है, ठीक है ना। तो कितने का अंतर आ गया, 5 का। तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो हम अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि हमको निकालना क्या है, कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक। तो 1 मोल पे पूछा है, क्योंकि हमारा 1 ही मोल है, 2 मोल तो है नहीं, केवल आगे से कोई संख्या नहीं है। तो कितनी मोल है, 1 मोल। तो 1 मोल MnO4 1 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में बदलने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हम सीधे सीधे यहां पर एक फॉर्मूला लगा देते हैं, Q बराबर NF, ठीक। आप इसको वैसे भी कह सकते हैं कि 5 मोल इलेक्ट्रॉन MnO4 1 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में बदल रहे हैं। कितने मोल बदल रहे हैं, 5 मोल। 1 मोल पर कितना आवेश होता है, 96,500। तो 5 मोल पे निकाल लो, वो यहां से भी निकल जाएगा। N की जगह पर 5 हो गया, F फेराडे है तो 96,500। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 482500 कूलाम, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको ये समझना है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। थैंक यू।